नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। 5 बज चुके हैं, काफी देर हो चुकी है, लेकिन हम आपके पास पहुंचे हैं ऐसी तमाम जानकारी लेकर जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुटाई है, जिसमें करनाल जिले की बात होगी, कैथल जिले की बात होगी हरियाणा की 90 सीटों पर। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल आते हैं, उनका हेलीकॉप्टर उतरता है और प्रेस वार्ता करके चले जाते हैं। लेकिन इसके अलग 5 सीटों का हाल जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप हर सीट का हाल जानना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी जी। सबसे पहले कैसा रहा पूरा फील्ड में गए, क्या कुछ माहौल देखने को मिला, कुछ सतरंगी चीज, कोई नई रंगी चीज? पहले नए रंग बता दो आप खुद अपनी भाषा में लोगों को, अपने व्यूवर्स को, कि आज राजनीति हलकों में हुआ क्या है। आज अशोक तंवर ने फिर पाला बदल दिया, कांग्रेस के पाले में छलांग लगा गए। जिस पार्टी को उन्होंने इतनी गालियां दी, जिस पार्टी को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, और जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वो पूरी की पूरी मुहिम चलाते रहे, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको अच्छे लगे और उनके पाले में वो चले गए। पटका भी पहनाया, वो पटका ही पहनाएंगे। अब पता नहीं है पटका कौन से, फंदा कौन सा है ये, और फंदे में लेने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शैलजा को कंटेन करने के लिए ऐसा किया गया ताकि शैलजा को दूर रखा जा सके। मतलब आपके हिसाब से शैलजा को बैकफुट पर करना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसलिए अशोक तंवर को लेकर आए। राजनीतिक चर्चाएं हैं और आपको ये दिख भी रहा होगा। नहीं तो जिस आदमी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अध्यक्ष रहते हुए सबसे ज्यादा गालियां दी हो, सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया हो, सबसे ज्यादा ये कहा हो कि ये इज्म फैलाते हैं, उसके बावजूद आप उनके साथ हैंडशेक कर रहे हो, तो आखिर लाचारी क्या है, मजबूरी क्या है? ये भी लगाया था कि दिल्ली में मार पिटाई की गई थी अशोक तंवर के साथ। मामला दर्ज हुआ था SC/ST एक्ट का, अशोक तंवर के किसी समर्थक की कंप्लेंट पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। और उसके बाद भी उसी नेता के पास जा रहे हैं, उन्हीं से पटका पहन रहे हैं। राजनीति है ना, राजनीति में जो सबसे बड़ा सिस्टम होता है। लेकिन आप ये देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पींगे अशोक तंवर पींगे बढ़ाते हुए, ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट। हम बात करनी है हमको 9 विधानसभा क्षेत्रों की, लेकिन ये एक राजनीतिक रंग है, जरूरी है। ये राजनीतिक एक रंग है। दूसरा रंग आप बताइए कि जो कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो दिल्ली में 562 किलो कोकीन पकड़ी गई। देखिए, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि एक प्रेस वार्ता पुलिस की तरफ से भी की गई, यानी कि प्रेस रिलीज जारी किया गया। उसके बाद जो सामने तस्वीर निकल कर आती है, जिस पर आरोप है, वो जो आरोपी है उसकी एक तस्वीर आती है दीपेंद्र हुड्डा के साथ। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप ये भी कह सकते हैं सीएम पद के दावेदार भी हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि वो इस समय पूरा चुनाव प्रचार हैंडल कर रहे थे। उनके साथ तस्वीर आई और बीजेपी इसको भुनाने में जुटी है। आज ये सवाल हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, जवाब आया तस्वीर आपकी और मेरी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उन्होंने एक और काउंटर किया कि तस्वीर अनिल जैन के साथ भी है, उनके प्रभारी रह चुके हैं, जो शायद हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं, शायद उनके साथ उनका जिक्र किया, अनिल जैन वही है। और नायब सिंह सैनी रैली में ये मुद्दा उठा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? भाजपा के हाथ एक बटेर लग गई है, और इस मौसम में लगी है। ये 2 दिन पहले लगी होती तो माहौल कुछ और होता, लेकिन बटेर लगी है। वो बटेर ये पका के खा पाएगी भाजपा, कहना मुश्किल है। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये भी दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को, एक नया जो राजनीतिक रंग हुआ। आज दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज जो छपा, आपने देखा होगा शायद, पंजाबी वाला नहीं, जो हुड्डा के कार्यकाल में जो दंगे हुए, जो लोग मरे, जो मिर्चपुर कांड हुआ, और जो इस तरह के जो पूरा पेज, ये भी सवाल किया गया। उन्होंने फिर इसका काउंटर किया, ये सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया। और आपको मालूम होगा, आप किसी भी रैली को कवर कर रहे हैं जो बीजेपी की रैली है, जिसमें आप मनोहर लाल को देख रहे हैं, नायब सिंह सैनी को देख रहे हैं, या अनुराग ठाकुर को देख रहे हैं, उन्हें भी मिर्चपुर याद है, उन्हें भी पता है कि मिर्चपुर में क्या हुआ था। तो इस बात को लगातार काउंटर किया जा रहा है, ये मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए, राजनीति में सब लोग अपनी अपने तरह से रोटियां सेकते हैं। बीजेपी अपनी तरह से सेक रही है, कांग्रेस अपनी तरह से सेक रही है, राहुल गांधी अलग मुद्दे उठा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ और मुद्दे उठा रहे हैं। उनके बड़े इशू क्या है? किसानों का बड़ा इशू। आज एक किसान का फोन आया मेरे पास, वो कहने लगे गांधी जी आप सब कुछ कवर कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, उनके जो
प्रोग्राम है वो कवर कर रहे हो, उनका प्रचार कवर कर रहे हो। उसने ये तो नहीं कहा कि धान की खबर। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां जो हैं ये वोट तो किसानों के नाम पे चाहती हैं, लेकिन हमारी व्यथा कोई सुनना नहीं चाहता, हमारी दुर्दशा कोई देखना नहीं चाहता। करनाल मंडी में आके देखिए, दूसरी मंडियों में जाके देखिए, में भी नहीं हो रही, धान की खरीद नहीं हो रही और ढेरियां की ढेरियां पड़ी हुई है, जाम लग रहा है बहुत ज़्यादा। और शायद ऐसा देखा जा रहा है, भाजपा ये सोच रही है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो उठा लेंगे धान, और अगर हमारी सरकार नहीं आई तो ये मलबा सारा कांग्रेस पे घेर देंगे। इस तरह की एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। खैर, हम बात करेंगे करनाल संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों की। लेकिन सबसे पहले बात होगी इंद्री विधानसभा क्षेत्र की। इंद्री विधानसभा क्षेत्र जो करनाल जिले में आता है, और अगर बात करें रामकुमार कश्यप मैदान में है, बीजेपी से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, इसके अलावा विधायक भी थे, और सामने है राकेश कंबोज। कैंपेन में ज्यादा नजर नहीं आए राकेश कंबोज, वो बीमार थे इसलिए वो नज़र नहीं आए कैंपेन में राकेश कंबोज, लेकिन उन्होंने करी अपने तरीके से जो सभाएं वो कर सकते थे। उनकी बेटी अपूर्वा ने, उनके भाई ने वो इलेक्शन संभाल रखा था, कई दिन वो हॉस्पिटल में रहे, मेदांता में दाखिल रहे, बीमार हो गए थे। लेकिन आपकी बात ठीक है कि इंद्री का जो इलेक्शन है वो फीका फीका इलेक्शन है। पूरे चुनाव में इंद्री का जिक्र ही नहीं है। मतलब अगर जिक्र कब हुआ, करणदेव कंबोज जब इधर उधर जाने का प्रयास करते शुरुआती दिनों में, लेकिन नहीं आया, वहां का जिक्र ही नहीं हुआ है। वजह ये है ना कि वो बीमार पड़े थे, और रामकुमार कश्यप हल्के कैंडिडेट हैं, उनको हल्का कैंडिडेट माना जाता है। लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने ये दावा किया है वो सीट जीत रहे हैं। देखिए, अमित शाह तो कुछ भी दावा कर सकते हैं। अमित शाह तो ये भी कर सकते हैं कि हिमांशु नारंग कल मुख्यमंत्री होंगे। अगर वो कह दे ऐसा तो फिर क्या बात, अभी ब्रेकिंग में छोड़ दूंगा तो मैं भी आपका ओएसडी बन जाऊंगा। हाँ, तो फिर हम मिलके कर लेंगे ना, जैसे चैनल में मिलके कर रहे हैं तो हम भी मिलके काम कर लेंगे। लेकिन उनका कहने, उन्होंने जो वहाँ पे आके जनसभा की कुंजपुरा में एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश की। देखिए, बीजेपी को ना हवा बनाना आता है। कांग्रेस की हवा इस बात पे बनी हुई थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन भाजपा ने अपनी हवा कहीं ना कहीं, भाजपा ने इस इलेक्शन को उठाया है और इलेक्शन कहीं ना कहीं आकर के खड़ा कर दिया बराबर में। सुरेंद्र उड़ाना बीएसपी नैलो के उम्मीदवार, क्या उनका कुछ प्रभाव रहेगा? किसी को नुकसान, किसी को फायदा होगा? आज सुनने में आया है, आज कांग्रेस के एक नेता थे, उनसे बात हुई जो कि इंद्री हलके के रहने वाले हैं। मैंने, हालांकि मुझे इस बात पे यकीन कम है कि वो 10,000 वोट ले जा रहे हैं, लेकिन अगर वो 10,000 वोट ले जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। और फिर रामकुमार कश्यप सीट भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात पे तो कैसे यकीन करा जाए कि वो 10,000 वोट ले जाएंगे? लेकिन इंतजार कीजिए, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है। 5 तारीख को वोट जरूर डाल के आइएगा। क्रिकेट खेलना है या फिर घर का कोई काम है, सारे छोड़ दीजिए। टीवी देखना है, मूवी देखने जाना है, सारे छोड़ दीजिए, मतदान डाल कर आइएगा। 5 तारीख को जरूर जाइएगा। इंद्री का हाल बता दिया है। अब बात कर लेते हैं नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र की। उसके बाद असंध भी जाएंगे, घरोंडा भी जाएंगे, करनाल भी आएंगे और फिर पानीपत भी ले चलेंगे। नीलोखेड़ी आते हैं, 2 बड़े नाम, राजीव गोंदर भी एक बड़ा नाम था जो 3-4 हजार वोट, 5,000 वोट पर, लेकिन उन्होंने धर्मपाल गोंदर को समर्थन दे दिया। धर्मपाल गोंदर कांग्रेस से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, भगवान दास कबीरपंथी जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। टक्कर। आपने एक बात नहीं कही दर्शकों को, माफ कीजिए, कि पैक भी मत पीना। हाँ, नहीं वो तो शाम को फ्री हो कि वो अपने आप नवरात्रे चल रहे हैं तो उससे भी अवॉइड करे थोड़ा। बिल्कुल बट भी खूब रही है। अच्छा, चुनाव में बट भी खूब रही है। अच्छा, हाँ, नेता लोग बांट रहे हैं, बहुत ब्रांड भी बांट रहे हैं। और आप देखिए, देसी से लेकर के, माल्टा से लेकर के, और रॉयल, कार्यकर्ताओं को खुश भी तो करना है, लोगों को भी खुश करना है। हाँ। यही तो मौका होता है कि ले जाओ भाई, वोट दे देना ना दे देना। तो लोग ले रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो लेकिन ये भी एक रंग है चुनाव का, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव आते हैं और उनको तो रोज ही रंगीन होना है। तो वो पैग शैग अपना लगा रहे हैं, लेकिन ये संभल के रहिएगा, पी के मत जाइएगा वोट देने के लिए। या ऐसा ना हो कि रात को पी के पड़े रहो, सवेरे वोट देने न जाओ। हाँ, वोट जरूर डालना है। नीलोखेड़ी की बात, नीलोखेड़ी में पेच फंस गया है। वैसे पहले ये बात ये आ रही थी कि भगवान दास कबीरपंथी धर्मपाल गोंदर से आगे चल गए हैं,
राजीव गोंदर के बैठने के बाद वहाँ स्थितियाँ कुछ बदली हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान दास कमज़ोर हो गए हैं या धर्मपाल गोंदर आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मुकाबला बराबर का वहाँ पर 50-50 में आ गया है। 50-50 में आ गया, लेकिन जीत किसकी होगी 8 को पता चलेगा। पहले के मुकाबले मैं बता दूं, जीत किसकी होगी? नहीं 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 बता दो। नहीं क्या नहीं, देते हो? 8 के बाद, आप 8 बताओ। 8 को इतनी जल्दी हम। चलो आप लास्ट सीट पे पूछना, मैं बताऊंगा आपको किसकी जीत होगी। अच्छा, हाँ। 8 को पता चलेगा, लेकिन गांधी जी का अपना अनुभव है, वो कुछ भी बता सकते हैं। और लेकिन इंतजार कीजिए, हम पहले भी इसलिए भी नहीं बताना चाहते कि उससे माहौल उस तरफ ना हो जाए। ये भी जरूरी है, ये जरूरी है, ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। अच्छा, हाँ चलिए आपकी हाँ, टक्कर मानते हैं, टक्कर मानते हैं, और है भी सही, टक्कर है भी सही। तीसरी सीट की बात कर लेते हैं। घरोंडा चलते हैं, घरोंडा या असंध? घरोंडा चलते हैं। घरोंडा चलते हैं। वीरेंद्र राठौड़ और हरविंदर कल्याण फाइट मान रहे हैं। बहुत हॉट सीट है, बहुत हॉट सीट है वो। सबसे ज्यादा गर्म सीट वही है। अगर करनाल की 5 कंस्टिट्यूएंसी की बात करें, करनाल जिले के 5 विधानसभाओं में, तो मैंने आपको पहले भी कहा था घरोंडा बहुत हॉट सीट है, क्योंकि घरोंडा में हरविंदर कल्याण का और वीरेंद्र राठौर का आमने सामने का मुकाबला है, और दोनों के रोड शो आज मैंने देखे, कवर किए। बॉडी लैंग्वेज कैसी थी दोनों की? बॉडी लैंग्वेज कैसी थी अगर बात करें वीरेंद्र राठौड़ की भी और हरविंदर कल्याण की भी? फेस पर क्या नजर आ रहा? गले बैठे हुए हैं, फेस पे चिंता की लकीरें हैं दोनों की। दोनों के चुनाव है ना, दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई वन साइडेड मामला जा रहा है। हाँ, थोड़े जो उनकी बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए हरविंदर कल्याण की, वो थोड़े खुश ज़्यादा नज़र आते हैं। और जो वीरेंद्र राठौर है, लेकिन मैं उन्हें इस बात के लिए जो उन्होंने चुनाव में माहौल बनाया है, जो कैंपेनिंग उन्होंने की है, जो शहर में उन्होंने काम किया है, या उनके प्रति जो सिंपथी है, उन्होंने चुनाव को वहीं पर आके लाकर खड़ा कर दिया है। बराबर की टक्कर है। आप ये भी मानते हैं कि वीरेंद्र राठौड़ के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है? चौथा चुनाव है, और जब इंसान के पास ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि आप 3 बार चुनाव हार चुके हैं। आप लाइफ पर ले लीजिए, आप 3 अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप कामयाब नहीं हो पा रहे। वीरेंद्र राठौर इस सीट, मुझे लगता है कि वो वीरेंद्र राठौर भरपूर कोशिश करेंगे कि इस सीट को निकाला जाए, और उन्होंने काफ़ी हद तक अपने चुनाव को संभाला भी है। आप उसको एक तरफा चुनाव, घरोंडा के चुनाव को नहीं कहा जा सकता। अभी आपने देखा होगा कि ये जो, अगर आप कास्ट कम्बिनेशन को भी देखें ना वहाँ पर, तो वो चुनाव मुझे बड़ा फंसा हुआ नज़र आता है। दोनों की तरफ वो चुनाव फंसा हुआ है। मुझे कोई कह दे कि भाई ये निकाल रहा है, मैं बेट नहीं लगा सकता। दोनों सट्टा बाज़ार में दोनों का रेट 85-85 पैसे है, यानी सट्टा बाजार भी कंफ्यूज है। तो किसी को फेवरेट नहीं दे तो रहे। पत्रकार कैसे नहीं कंफ्यूज होंगे? हाँ, और एक बात गांधी जी, इन चुनावों की बात करूं, मैं करनाल में ही रहा, मैं ज़्यादा बाहर नहीं गया, करनाल जिले में मैं पूरा रहा। मुद्दों की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है मुद्दों की, बात है जातिगत समीकरण की, बात ही जातिगत समीकरण की है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुद्दों की बात ही नहीं। ये चुनाव जो हो रहा है, मुद्दा वहीन चुनाव है। इन चुनाव में कोई सड़क का मुद्दा नहीं है, कोई पानी का मुद्दा नहीं है, कोई बिजली का मुद्दा नहीं है। इन चुनावों में मुद्दा यही है कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हो। बीजेपी ने एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाई चीफ मिनिस्टर बदल के, ताकि ओबीसी वोट को अपनी तरफ खींचा जा सके। रात को मनोहर लाल ने जो कहा, वो पंजाबी वोटों को पोलराइज करने के लिए जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की कि मेरे को दीपेंद्र हुड्डा ने देखिए क्या कहा था, खट्टर पट्टर, इस तरह के शब्द अपनी जुबान से उन्होंने कहा। पहली बार मनोहर लाल बोले इस तरह से कि खट्टर पट्टर कहने वालों को आप जवाब दोगे कि नहीं दोगे। यानी उन्होंने पंजाबी वोटरों को पोलराइज करने का कार्ड खेला है। वो कार्ड चलेगा नहीं चलेगा क्या नहीं सकते। ये आप इस चुनाव को लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं, इस करनाल सीट को देखते आ रहे हैं। मैंने तो 3 चुनाव यहां पर देखे हैं, 14 का, 19 का और 24 का। इससे पहले मैंने यहां के चुनाव नहीं देखे, या शायद कोई भी चुनाव कवर नहीं किया था। क्या करनाल शहरी सीट होते हुए भी मुद्दा विहीन क्यों है? आप शहर में तो आप मुद्दों की बात चलो कम ज्यादा होती है, गांवों में आप जाएंगे तो जाति बात हो सकती है, जाति से जुड़ी हुई बात। करनाल में तो मुद्दों की बात कर लीजिए, करनाल में भी मुद्दों की बात नहीं हो। मैं बताता हूं हिमांशु, क्या है कि पार्टियां अपना नैरेटिव सेट करती हैं। जब वो एक तरह का प्रचार करने लगती है हिमांशु कि भाई हमें किस चीज को आगे बढ़ाना है, तो वो उसी चीज पे लगातार बात करते हैं। अब बीजेपी को आप देख लीजिए, वो ज्यादा बात किस पे कर रही है? वो बात कर रही है कास्ट पे, वो बात कर रही है
रोहतक में हुए दंगों पर, वो बात कर रही है मिर्चपुर कांड की, यानी वो उसका जवाब भी मिल रहा है पंचकुला में जो बात हुई, कांड हुआ था, उससे जुड़ा हुआ नैरेटिव कौन सेट करता है? या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नैरेटिव सेट कर दे, या बीजेपी अपनी तरफ से एक नैरेटिव सेट कर दे, और भाजपा ने नैरेटिव सेट कर दिया इस इलेक्शन को पोलराइज करने के लिए, जाट नॉन जाट का इलेक्शन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 3 सीट का जिक्र हो गया है, करनाल पे मुद्दों की बात हो गई है, लेकिन करनाल के बारे में बाद में जानेंगे, पहले असंध चलते हैं। असंध एक तरफ है शमशेर सिंह गोगी, विधायक रहे हैं और चुनाव प्रचार अच्छे तरीके से अपना कर रहे हैं। योगेंद्र राणा आवाज भी बैठी हुई, पसीना भी आ रहा, आज भी मैंने रोड शो उनका जाकर देखा। आज मेरी नरेंद्र राणा जी से भी बात हुई, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, और हाँ, और बीमार भी हैं, लेकिन इरादे मजबूत हैं और उनका ऑपरेशन वगैरह भी हुआ। गोपाल राणा लगे हुए हैं और एक बहुत आप कह सकते हैं कि उनके चुनाव में भी दमखम नजर आया है। जिलेराम शर्मा और शायद मायावती आने के बाद उनके चुनाव में थोड़ी सी गर्मी आई है। जिलेराम शर्मा को भी आप कमजोर नहीं, मैंने नाम लिया है। हाँ, जिलेराम शर्मा, ये चारों कैंडिडेट चौतरफा मुकाबला है। अब कहा तो ये जा रहा था कि शमशेर गोगी बहुत मजबूत है, लेकिन वो बहुत मजबूत वाली बात मुझे नजर नहीं आती कि वो कोई 20,000 वोटों से जीत रहे हैं या 25,000 वोटों से। बार भी तो 700-800 वोटों से जीते, 2-1,000 वोटों से, 1500 के आसपास, 1700 वोटों से। लेकिन अगर इसी तरह का वहां माहौल रहता तो फिर तो किसी तरफ भी बाजी पलट सकती है, कोई भी ले जा सकता है सीट। और इस बार आपने ही कहा है ना मुझे कि ऐसे मत कहना गांधी जी, चुनाव आयोग की रिस्ट्रिक्शन है कि गोगी साहब जीत रहे हैं। आप 5 के बाद बताइएगा, 5 वोट होने दीजिए, आप तब बताइएगा, मैं आऊंगा आपके पास, कल बताएंगे आपको। आप 5 को, 5 शाम को, कुछ कल भी बताएंगे आप, 5 शाम को, कल करेंगे। अच्छा, कल भी करेंगे। हाँ। कल भी कुछ आपको संकेत देंगे, खुल के नहीं बताएंगे, कुछ संकेत दे दे अपने। ये आपने जैसे जिक्र किया घरोंडा का, मुझे लगता है मेरे हिसाब से असंध सबसे ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि वहां पर कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आप जीत तो रहे हैं, जमानत जब्त करवा रहे हैं। ये बात आपने पहले भी कोट की थी। हाँ। और मैंने भी ये बात कोट की थी कि मुझे घरोंडा हॉट सीट लगती है, आपको लगती है असंध, लेकिन करनाल भी तो हॉट सीट है। बिल्कुल है, उसकी भी बात करेंगे। जगमोहन आनंद, सुमीता सिंह, शुरू में मैं मानता हूं, आप भी शायद मानते होंगे, जब लगातार पूर्व पार्षद जा रहे थे, जगमोहन आनंद का चुनाव उठ नहीं रहा था, बैठ गया हाँ, है ना, एक जैसे उम्मीदवारों का गला बैठा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और एक तरफ माहौल जा रहा था, सुमीता सिंह विनिंग कैंडिडेट में, बहुत मजबूत स्थिति में चली गई थी। ब्रिज गुप्ता की एंट्री होती है, जिला अध्यक्ष, कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं। रेणु बाला गुप्ता भी चुनाव में आ जाती हैं, मदद करती हैं, मंच पर साथ नजर आती हैं। उसके बाद स्थिति, तस्वीर बदल जाती है। नहीं, आप ये देखिए ना, बहुत सारे लोग आए, रवि किशन यहाँ पर आए, उन्होंने प्रचार किया। अनुराग ठाकुर की स्पीच देखी आपने? मनोहर लाल यहीं बैठे हुए हैं अभी भी, उन्होंने कहा मैं 3 दिन तक यही रहूंगा, करनाल में वोट डाल के जाऊंगा। अनुराग ठाकुर को आपने देख लिया, स्मृति ईरानी करनाल पहुंची, वोट मांगे उन्होंने। ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनको हम जानते नहीं। एक सांसद अलीगढ़ से आए हुए हैं, वो यही है लगातार चुनाव प्रचार में पूरे। आप ये कह सकते हो उन्हें करनाल का प्रभारी नियुक्त किया हुआ है कि आप सारी चीजें देखिए, प्रभारी बना के उन्हें भेजा। मतलब 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे हो, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, और उसके बावजूद ये स्थिति चल रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जगमोहन आनंद का इलेक्शन पहले से उठा है। लेकिन वो गुब्बारा जो उठा है वो कितना ऊपर पहुंचा है, इसको लेकर के संशय है। वो 8 तारीख को पता चलेगा। 8 को पता चलेगा। 5 सीटों का हाल हमने आपको बता दिया है। चुनाव में मुद्दे की बात नहीं है, चुनाव में जातिगत समीकरणों की बात है। इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन मुद्दों पर वोट डालिएगा। आप लोगों से यह अपील है कि अपने विवेक से वोट डालिएगा, कहीं पर भी डालिए, मतदान जरूर कीजिए, सोच समझकर कीजिए। लोकतंत्र में एक मजबूत सरकार बनाइए। प्रशासन लगातार अपील करता है, तमाम अधिकारी आपसे लगातार अपील करते हैं। चलते हैं करनाल से थोड़ी सी आगे पानीपत की तरफ। पानीपत का क्या माहौल? एक तरफ प्रमोद विज हैं, बीजेपी से हैं, वीरेंद्र बुल्ले शाह है, हाँ, रोहिता रेवड़ी आजाद खड़ी हो गई है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। पहले आई बीजेपी में, वो पहले बीजेपी में, उसके बाद वो कांग्रेस में गई, टिकट नहीं मिली, उम्मीद थी, वो उम्मीद टूट गई, इसलिए वो आ गई कांग्रेस में। क्या कांग्रेस के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाएंगी? वो दोनों को नुकसान पहुंचाएंगी वो, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो बने रहना चाहती हैं। अब
देखिए पहले तो यही खबर आ रही थी वहां से कि बुल्ले शाह जो है वो काफ़ी आगे चल रहे हैं, लेकिन आज जो खबर आई है वो ये आई है कि दोनों का मुकाबला बराबर बराबर पर, प्रमोद विज का और बुल्ले शाह का फिर बराबर बराबर पर मुकाबला आ गया है और ये सीट कोई भी निकाल सकता है। संजय भाटिया कहाँ है? संजय भाटिया गायब ही रहे तो ठीक है, नहीं तो प्रमोद विज का तो बट्टा बैठ जाएगा चुनाव में। वजह सबको पता है कि नहीं, वो करनाल तो आ ही सकते थे, एक बार नजर आए आपको? आप उनको 9 सीटों पे प्रचार करा देते संजय भाटिया को। वैसे कहनी नहीं चाहिए, बड़े पॉपुलर लीडर है संजय भाटिया, अगर वो प्रचार कर दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। अगर उनको प्रचार करा लेते तो पता लग जाता बाजार में घी और सब्जी का रेट चल क्या रहा है। वो क्या कहते हैं, हम दाल चीनी के रेट समझ में आ जाते वो क्या चल रहा है, भाव क्या चल रहा है समझ में आ जाता। एक बात ये समझनी पड़ेगी, एक आधी जगह नजर आए, लेकिन जो एक लीडर, क्योंकि वो संगठन के अच्छे नेता माने जाते हैं, वो यूपी भी जाते हैं चुनाव। भाजपा को ये पता था संजय भाटिया के आने से भट्ठा बैठ सकता है, तो भट्ठा बैठने से बचाने के लिए उन्होंने संजय भाटिया को दूर रखा है। संजय भाटिया, बात हो गई पानीपत की। पता लगा मुझे कि वहां पर प्रमोद विज ने एक दिन फोटो लगा दिया था उनका। अच्छा। लेकिन अगले ही दिन वो फोटो साफ करवा दिया उनका। और इन चुनावों में तो मनोहर लाल की भी फोटो नजर नहीं आई। मनोहर लाल की फोटो आपको बैकड्रॉप पर बड़ी रैलियों में नजर नहीं आई, लेकिन जो छोटी छोटी जनसभाएं हुई, चाहे हरविंदर कल्याण की हुई, तो क्या वहां बड़ी रैलियों में उनकी फोटो बनती नहीं थी? प्रोटोकॉल कह लीजिए या आप ये कह लीजिए सम्मान के तौर पर कह लीजिए। आप भाजपा वाले तो ये बहाना बना रहे हैं कि ये हमें पता नहीं था जी, ये तो स्टेट से बन के आता है जी। नहीं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका क्या नजरिया? देखिए, मैंने जितना पॉलिटिकल कवर किया है, मेरे हिसाब से उनकी तस्वीर होनी चाहिए। वो हरियाणा में सीएम रहे हैं। मुझे लगता है उनकी, अगर ये पर्ची खर्ची वाली, बिना पर्ची खर्ची वाली उनकी बात को बुनाने की कोशिश करी जा रही है, तो उनकी फोटो भी लगानी चाहिए थी। या अगर उनके चेहरा दिखाने से आपको नुकसान हो रहा है तो उन्हें प्रचार से दूर रखना चाहिए था। लेकिन वो लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन फोटो में गायब है, फोटो लगनी शुरू हो चुकी है। बड़ा मुद्दा है बिना पर्ची बिना खर्ची, कैसे देखते हैं? बिना पर्ची बिना खर्ची एक बड़ा मुद्दा है। मैं इस चुनाव में युवाओं से बात कर रहा हूं तो उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी मिली है हमारे परिवार के लोगों को, क्यों वोट नहीं देंगे हम, ऐसा उनका कहना है। अब मुद्दा जो भी है, तमाम लोगों के अपने। देखिए, यहाँ पे ना नौकरी कम लोगों को मिली, 1,44,000 लोगों को नौकरी मिली। अगर ये नौकरियां बढ़ जाती, 2.5-3 लाख लोगों को वो नौकरी मिलती, तो स्थितियां कुछ और होती, तो शायद बीजेपी एक बड़ी ज्यादा और मजबूत स्थिति में आती। अभी फाइट में नजर आ रही है। आपने जिक्र कर दिया पानीपत का। पानीपत में फाइट है। पानीपत में फाइट है। पानीपत ग्रामीण महिपाल ढांडा मंत्री बनाए गए, सामने है सचिन कुंडू और साथ में विजय जैन निर्दलीय के तौर पर, कांग्रेस से सचिन कुंडू, तीनों के बीच फाइट। विजय जैन टिकट चाहते थे कांग्रेस की, टिकट नहीं मिला, आजाद खड़े हो गए और मुकाबला, सचिन कुंडू मुकाबले से बाहर है। विजय जैन और महिपाल ढांडा के बीच में मुकाबला है। लेकिन आपकी कहने का मतलब है विजय जैन दूसरे नंबर या पहले नंबर पर आ सकते हैं? विजय जैन पहले नंबर पे चले गए थे एक बार, क्योंकि धनबल बहुत चल रहा था उस चुनाव में। तो लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुकाबले थोड़ा फाइट दे रहे हैं, महिपाल ढांडा थोड़ा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय जैन आपके हिसाब से रेस में है, पूरी रेस में है, मतलब उनको रेस से बाहर नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस का प्रत्याशी वहां रेस से बाहर है। वो इतना मजबूत आपको नहीं लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा है। ये 2 सीटों का बात हो गया, यानी कि 5 और 2 7, 2 सीटें रह गई। राज्यसभा सांसद को मैदान में उतारा गया है, कृष्ण पवार को। वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। और सामने है जयवीर वाल्मीकि। हाँ, वो है मौजूदा विधायक है। वहाँ बड़ी दिलचस्प स्थिति हो गई है। अभी जो चुनाव गया था ना लोकसभा का, तो वहाँ ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि भाजपा वहाँ से लीड लेगी। कांग्रेस वहाँ काफी समय से मजबूत पकड़ में है, लेकिन अगर वहाँ भाजपा लीड ले रही है ना इस राना में, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है और कांग्रेस को इसके लिए चिंता करनी चाहिए। 3 सीटों का जिक्र हो गया है, चौथी सीट आ जाती है, बड़ी सीट है वो इसलिए बड़ी है क्योंकि वहां के जो नेता हैं उन पर बहुत आरोप लगे हैं, कांग्रेस के नेता समाल खां, हाँ, धर्म सिंह छोकर। और लेकिन ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए पहले, आज क्या हुआ है? धर्म सिंह छोकर के बेटे को लेकर सवाल किया गया। ये सवाल ये था कि वो जेल में जाते हैं उनके बेटे, उसके बाद उन्हें छुट्टी मिल जाती है मेडिकल ग्राउंड पर कि आप
अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। फिर बात ये सामने निकल कर आती है कि वो अस्पताल तो आ गए, वहां से चुपके से जैसे बंक नहीं मार लेते हैं, बंक, हाँ, वो गायब हो गए। और ऐसी तमाम तस्वीरें भी शायद देखिए, जो हॉस्पिटल से आते हैं तो पुलिस कस्टडी में होंगे वो, जब बिल्कुल पुलिस कस्टडी में होंगे ना, अगर वो पुलिस कस्टडी पे से गायब है तो ये सवाल तो पुलिस पे भी बनता है। सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछा गया। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो जिम्मेवारी नहीं ना कि उसको हॉस्पिटल में दाखिल करके रखें। लेकिन आप कांग्रेसी लीडर हैं, आपसे सवाल ही हाँ, सवाल पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। पत्रकार का काम सवाल पूछना ही हाँ, लेकिन वो कहेंगे मुझे क्या पता भाई कहाँ पे है। लेकिन ये सवाल तो हरियाणा पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि आखिर पुलिस कस्टडी में थे वो। इसका जवाब ये तमाम बातें नायब सिंह सैनी शायद जनता तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। नायब सिंह सैनी अब क्या प्रयास करेंगे? आपको पता है चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब तो इश्तिहार दे सकते हैं, साइलेंट प्रचार कर सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं। वहीं पर तो पहुंचाएंगे, वहीं पर तो उनकी टीम, वहीं पर तो उनकी टीम पहुंचाएगी। हाँ हिमांशु, ये बात देखिए, जब आप पहले चुनाव देखते थे, आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले जब आप चुनाव देखते थे तो चुनाव खत्म हो जाता था 2 दिन पहले ही। जब प्रचार खत्म हो जाता था, लाउड स्पीकरों का शोर खत्म हो जाता था, सभाएं जनसभाएं सब खत्म हो जाती थी, तो वहीं एंड मान लिया जाता था। तब कैंडिडेट किसी किसी को जाकर के मिलता था, या फिर 2 रातें पहले लोगों के घर में सामान, शराब, इस तरह का सामान पहुंचा करके एक हवा बनाने की लास्ट मोमेंट पे कोशिश की जाती थी। और तब अगले दिन पता लगता था, वोटिंग वाले दिन, कि चुनाव पलट चुका है। लेकिन अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है सबके पास, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। अभी देखिए ना कि डेरा प्रमुख बाहर आए हैं पैरोल पर, और उनके शायद चुनाव आयोग को लेटर गया है कांग्रेस की तरफ से, उस पर आपत्ति जताई गई है उनके बाहर आने को लेकर के। लेकिन एक साथ कांग्रेस के लोग ये भी प्रचार करने लग गए हैं कि उन्होंने समर्थन दे दिया कांग्रेस को, इस तरह की वीडियो वायरल की जा रही है। लेकिन ऐसी बात अभी है नहीं। किसी का नाम नहीं लेते हैं कभी भी, जो डेरा प्रमुख हैं, डेरा प्रमुख की एक संत गुरमीत राम, हाँ, राम रहीम, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। उनके कुछ लोगों की वीडियो बना के डाली जा रही है कि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर उन्होंने शांति से जेल में रहना है तो वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। और ये वो कभी भी इस बात का जिक्र करते ही नहीं है, उनका इशारा नहीं, उनका एक पॉलिटिकल विंग है। हाँ, लेकिन वो इशारा अब आप वो कल करेंगे। हाँ। वो चुनाव से ठीक एक दिन पहले पत्ते, शायद आज नाम चर्चा भी हुई है। वो नाम चर्चा आपको पता ही है, नाम चर्चा तो उनके तमाम सीटों का जिक्र हुआ, 9 सीटों का जिक्र हो गया। लाडवा का और जिक्र बता दीजिए। हाय हाय, लाडवा तो फंसी पड़ी है जनाब। नायब सिंह सैनी की सीट फंसी हुई है। मैंने ये थोड़ी कहा किसकी फंसी हुई है। नायब सिंह सैनी, तो आपने कहा सीट फंसी हुई है, तो वहां से चुनाव कौन लड़ रहा है? मेवा सिंह मौजूदा विधायक है, तो उनकी सीट फंसी हुई है। उनकी सीट फंसी हुई है। तो नायब सिंह सैनी और मेवा सिंह में जबरदस्त टक्कर है, एक तरफा सीट नहीं है। और वहां भी तमाम नेताओं को जाना पड़ रहा है। देखिए, कौन आया वहां भी मेरे ख्याल अमित शाह होकर, आप गए थे? मैं नहीं गया, अमित शाह आए, हेमा मालिनी आज आई थी। हेमा मालिनी, यानी हेमा मालिनी को भी उतारना पड़ गया, ड्रीम गर्ल को। तो आप देखिए ना कि इन्होंने, और कास्ट कम्बिनेशन भी बना रहे हैं ये, और अखबारों में इश्तिहार भी डलवा रहे हैं। पंजाबियों का भी मुद्दा है, जाट आंदोलन भी है, विकास की कोई बात हरियाणा में कर नहीं रहा, किसानों की कोई बात नहीं कर रहा, मुद्दे की बात हरियाणा में हो नहीं रही। और बात सिर्फ हो रही है भाई कौन सी जाति कहाँ पलट जाए, और कितने वोट कहाँ पर है, किसके। और ये कास्टिज्म का खेल है, जहाँ जातियां पड़ेंगी वो बाजी ले जाएगा। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा टिकट पता है किसको दिया है? आप बता दीजिए। जाटों को 26 या 28 सीटें दी हैं, भाजपा ने 16 सीटें दी हैं जाट कम्युनिटी को। यानी ये भी एक मुद्दा बीजेपी ने उठाया ये मुद्दा, मंच से उठाया है। तो भाजपा वाले करेंगे क्या? जब भाजपा को लगता है ना कि ये जमीन नीचे से खिसक रही है, तो वो जमीन बचाने के लिए, देखिए ये चुनाव है और इसमें नेता हर तरीका अपनाता है, हाँ, तरीका पैंतरा। लेकिन आप ये देखिए कि जितनी स्मार्ट वर्किंग या जितनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो भाजपा चला रही है वो कांग्रेस नहीं कर पा रही। देखिए आईटी सेल मजबूत है, आप इसमें आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उन्हें उनकी गलती नहीं निकाल सकते, वो काम कर रहे हैं। वो आईटी सेल वाले बंदे दिखाइएगा, मैं चुनाव के बाद ना हार ले जाके उनके गले में जरूर डालना चाहूंगा, भाई ये इनका इतनी खोपड़ी चलती कैसे है? देखिए काम का तरीका है, आपका बोलने का लहजा है, आपकी लेखनी है, आप उसमें माहिर हैं, उनका माहिर होने का तरीका कुछ अलग है।
वो व्हाट्सएप पे अपना किस तरीके से कंटेंट निकालना है। आप बैठ जाएंगे 5 दिन, आपको समझ नहीं आएगा कि काम कैसे करना। क्लास हमें लेनी चाहिए उनसे। बिल्कुल लेनी चाहिए। हमें आईटी सेल, अगर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं जो बीजेपी के आईटी सेल वाले ना भाई, वो हमारा नंबर नोट कर ले। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इलेक्शन तो खत्म होना ही है 2-3 दिन बाद। भाई हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ हमें भी ट्रेनिंग दे देना भाई, ये सब आप करते कैसे हो और क्या इन चीज़ों से चुनाव पलटता भी है या सिर्फ आप ये अपनी तरफ से ही माल भेजे, माहौल देखिए वो उनकी संतुष्टि तो होती है कि हमने अच्छा काम किया। लोगों के मोबाइल भरे जा रहे हो, संतुष्टि होना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आपने काम अच्छा किया। आप दिन में आते हैं, रात को जाते हैं, रात को जब सो रहे होते होंगे तो मन में कभी तो आता होगा ना कि मैंने ये काम आज अच्छा किया। बिल्कुल। तो आईटी सेल वाले, उनका संतुष्टि है कि हम काम तो कर रहे हैं। आईटी सेल वालों को जरूरी संतुष्टि हो रही होगी। हाँ। और जो उनके ऊपर आका बैठे हुए हैं, जो उनके नेता बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाह इसी बात की मिलती है ना, ये लो माहौल बना, हाँ, ये लो पेट्रोल और ये लो माचिस लगा दो आग। कोई और विधानसभा क्षेत्र जिस पर आप जिक्र करना चाहते हो? देखो मेरे पास जो डाटा आ रहा है या फीडबैक आ रही है, वो ऐसी फीडबैक आ रही है कि क्योंकि ये चुनाव पूरे प्रदेश में बायपोलर है। 89 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है 90 में से। शायद ये पहली बार हो रहा है इतिहास में कि कांग्रेस 89 सीटों पर लड़ रही है। एक सीट भिवानी वाली वो नहीं लड़ रही, सीपीआई को वो सीट उन्होंने दी है, खुद नहीं लड़ रहे, सीपीआई लड़ रही है। तो वहां पर सिंबल सीपीआई का चलेगा, कांग्रेस का नहीं चलेगा। तो 89 पर कांग्रेस लड़ रही है और मुझे लगता है कि सभी सीटों पर ना तो भाजपा भी तो 89 पर है। सिरसा में सिंबल पे कहाँ लड़ रही है भाजपा? ये आपने बड़ी बात की। लड़ रही थी, वापस ले लिया था वापस। एक और भी सीट थी शायद, वो पेहवा थी, वहां पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है उन्होंने। डीडी शर्मा, आप गए तो थे पेहवा, आप बताइए, आप भूल गए भाई साहब। इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने दिमाग इतना खराब। मेरे को जहां तक याद है 89 पे भाजपा भी 89 पे लड़ रही है। लेकिन भाजपा की तो स्थिति अलग रही है ना कि भाजपा कभी 25 पे लड़ी है, कभी 47 पे लड़ी है, कभी 40 पे लड़ी है, कभी 70 पे। अभी पिछले प्लान से वो 2014 से 90 सीटों पर लड़ने लगी है, लेकिन इस बार वो भी एक सीट घट गई है, 89 पर लड़ रही है। गोपाल कांडा ने अपने घर झंडा लगाया था, वो कंट्रोवर्सी हुई, कभी झंडा बदल रहा है वो बेचारा, कभी झंडा लगा रहा है, उसको तो झंडा कभी नैलो का लगा रहा है, कभी बसपा का लगा रहा है। गोपाल कांडा फंसे हुए हैं बुरी तरह से वहाँ गोकुल सेतिया के साथ। इस तरह से मुकाबला चल रहा है। भाजपा भी सोच रही है ये हमारे से हुआ क्या, क्योंकि भाजपा भी लपकना चाह रही थी गोकुल सेतिया को, लेकिन डील है, सारी डील हुई। अब गोपाल कांडा पे ज़्यादा भरोसा था। जनता बताएगी कि गोपाल कांडा कितने भरोसेमंद निकले। जनता बताएगी। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 को ईवीएम क्लोज हो जाएगी, किस्मत उसमें बंद हो जाएगी। आप लोगों से अपील है, अपने विवेक पर वोट डालिए, तमाम चीज़ों को देखिए, उसके बाद मतदान करने जरूर जाइएगा, क्योंकि मतदान लोकतंत्र बनाने के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले उठिए, सुबह सुबह सैर करते करते जाइए मतदान केंद्र पर, अपने बूथ पर वोट डालिए। और आपने कहा कि अपने विवेक पर वोट डालिए, ना अमित शाह के कहने पे वोट डालिए, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे वोट डालिए। आपका मन मतलब मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल उनके कहने पे वोट मत डालिए। आपका मन क्या कह रहा है, आप क्या चाहते हैं, उस मुद्दे पर वोट डालिए। हम क्या कहते हैं, जिस दिन हम कहें ना इसको वोट डाल दो, क्यों कहो, उस दिन डाल देना। क्यों कहो? आप खड़े हो जाओ मैदान में। नहीं देखिए, किसी के कहने पे वोट किसी नहीं डालना। मैं आप अपने घर पे बच्चों बीवी पे भी किसी पे भी दबाव मत बनाइएगा कि इसको वोट डाल कर आना। नहीं किसी पे दबाव नहीं, किसी पे दबाव मत बनाना। और ना नोट पे बिकना, ना दारू पे बिकना। वोट अपने विवेक से देना, और वोट जिसे देना सोच समझ कर देना कि वो ही आपका भविष्य है। क्योंकि फिर आप 5 साल गालियां निकालते रहते हो, यार एक केड़ा बंदा पल्ले पै गया। तो कोई बंदा पल्ले ना पड़े आपके, इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। 5 तारीख को जलपान से पहले मतदान कीजिए, फिर आराम से मूवी देखिए, सिनेमाघर में जाइए। शायद वीकेंड है, शनिवार है, संडे की भी छुट्टी है। छुट्टी का एंजॉय लीजिए, फिर घूम के आइए, लेकिन पहले मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो पहले ही मंसूरी इधर देहरादून चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, देखते रहिए अभी ब्रेकिंग और सारी खबरें चुनाव से जुड़ी हुई सबसे पहले, सबसे सटीक आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारी टीम। 5 तारीख को आपको हर बूथ से हर अपडेट दिखाएगी कि किस ने कहां पर वोट डाला, कैसे वोट डाला, क्या चाहते हैं पब्लिक, वो हम आपको बताएंगे, वो दिखाएंगे। और 8 तारीख को सबसे तेज नतीजे
अभी अभी पर। अभी अभी ब्रेकिंग पर, ना सिर्फ करनाल के बल्कि 90 की 90 सीटों के। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।